वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर प्रीलिम्स 2022 में। इंटरनल सिक्योरिटी के करंट अफेयर्स के रिवीजन का ये हमारा छठा लेक्चर है। आज के इस सेशन में हम फरवरी महीने के इंटरनल सिक्योरिटी के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए है कि हमारे पास इस प्रीलिम्स 2022 के लिए कुछ कोर्सेज हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सबसे पहले इसमें एक प्रीलिम्स क्रैश कोर्स की बात हो रही है जिसका नाम तेजस है। इसमें आपको 250 प्लस आवर्स के वीडियो लेक्चर्स, इसमें आपके करंट अफेयर्स और स्टैटिक दोनों इंक्लूडेड हैं। काफ़ी सारे टेस्ट, फुल लेंथ और सेक्शनल, और वीकेंड डाउट सेशंस वगैरह सब कुछ हैं इसमें आपको फ्री सीसैट के क्लासेस और उनके टेस्ट सीरीज भी मिलती है। बट स्टिल अगर आप केवल टेस्ट सीरीज में ज्वाइन करना चाहते हो, आपको वीडियो लेक्चर्स नहीं चाहिए, आपका रिवीजन ऑलरेडी चल रहा है अच्छा, तो आप उसके लिए लास्ट माई लीप ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपके 19 सेक्शनल टेस्ट हैं, 5 करंट अफेयर्स के टेस्ट हैं, 15 फुल लेंथ टेस्ट हैं, 4 सीसैट के टेस्ट हैं। इसको ज्वाइन करने के लिए आप dpp.onlyis.in पे ज्वाइन कर सकते हो। एट द सेम टाइम एक सीसैट के लिए प्रोग्राम है जो कि ऐसे स्टूडेंट्स को केटर करता है जिनका सीसैट वीक है। तो सीसैट एक्सपर्ट प्रोग्राम आपके सभी सीसैट के टॉपिक्स को कवर करता है वीडियो लेक्चर्स के फॉर्म में, और छोटे छोटे हैंडआउट्स भी हर लेक्चर के बाद आपको मिलते हैं प्रैक्टिस के लिए, और लास्ट में कुछ फुल लेंथ टेस्ट हैं इसमें। इसके अलावा अगर आप 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारे प्रारंभ बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको एक फुल फाउंडेशन बैच के तरीके से सारी रिक्वायरमेंट्स यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से फुलफिल की जाती है। इसमें वीडियो लेक्चर्स भी हैं, स्टडी मटेरियल्स भी हैं, टेस्ट सीरीज भी हैं, मेंटोरशिप भी है, इंटरव्यू गाइडेंस भी है, सब कुछ इसमें आपको मिलेगा। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप video.onlyis.in पे विजिट करो। याद रखना कि तेजस प्रोग्राम के लिए भी आपको video.onlyis.in पर ही विजिट करना है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है इन सभी बैचेस से रिलेटेड तो आप हमें सिंपली इस नंबर पर कॉल कर सकते हो, या फिर info@onlyis.com पे हमें मेल ड्रॉप भी कर सकते हो। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ये इंडिजिनियसली डिजाइंड है, मतलब हमने इसे खुद ही डिजाइन किया है। ALH एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, ध्रुव नाम है इसका। ये ट्विन इंजन है, मतलब कि 2 इंजन है, मल्टी रोल है, कई सारे फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है, मल्टी मिशन है, यानी कि कई सारे मिशंस में आप इनको भेज सकते हैं। न्यू जनरेशन का है, 5.5 टन वेट क्लास में आता है। बेसिक हेलीकॉप्टर जो है इससे स्किड वर्जन और व्हील्ड वर्जन दोनों में ही लॉन्च किया गया है। स्किड जिसमें नीचे एक स्टैटिक प्लेटफॉर्म होता है जिस पे हेलीकॉप्टर लैंड करता है, और व्हील में व्हील होता है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो इमेज है इसमें इसे हेल यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा तैयार किया गया है, मैन्युफैक्चर किया गया है। जो ध्रुव है इसमें कई तरीके के क्लासिफिकेशन आते हैं, जैसे कि ध्रुव मैक 1, मैक 2, मैक 3, मैक 4। हम बात कर रहे हैं मैक 3 की। इसका जो मैरीटाइम रोल वेरिएंट है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, स्टेट ऑफ द आर्ट सेंसर्स और वेपन्स का इस्तेमाल करता है। स्टेट ऑफ द आर्ट का मतलब होता है कि वर्तमान में जो भी टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल है उसका एडवांस वर्जन। स्टेट ऑफ आर्ट एयरक्राफ्ट जो है ये मल्टी रोल कैपेबिलिटीज रखता है, जिसके जरिए हमारी मैरीटाइम सर्विलांस की कैपेबिलिटी बढ़ेगी, स्पेशल फोर्सेस को सपोर्ट मिलेगा, मेडिकल इवैक्यूएशंस भी हम कर पाएंगे, सर्च एंड रेस्क्यू रोल्स में भी इसका की रोल होगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल घोस्ट आर्मी के बारे में है। यूएसए के प्रेसिडेंट ने अभी एक लॉ या फिर कोड अभी साइन किया है जिसका टाइटल है घोस्ट आर्मी कांग्रेसनल गोल्ड मेडल एक्ट, जिसके माध्यम से घोस्ट आर्मी को रिकॉग्नाइज करने की बात की गई। घोस्ट आर्मी का इस्तेमाल यूएसए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान करता रहा। इसके बारे में जानकारी कभी किसी को भी नहीं लगी। घोस्ट आर्मी में बेसिकली होता क्या था कि जैसे मान लीजिए हर जगह पे तो यूएसए की आर्मी अवेलेबल नहीं होती थी, तो जहां पर वो अवेलेबल नहीं भी होते थे वहां पर भी वो अपनी एक डमी आर्मी दिखाते थे। वो जो डमी आर्मी होती थी उसमें बेसिकली वो जो आर्टिस्ट होते थे ड्रामा कंपनी के, उन्हें रिक्रूट कर लिया जाता था जो सोल्जर की एक्टिंग करते थे। उनके पास डमी टैंक्स होते थे, व्हीकल्स होते थे, मिसाइल्स, कई बार तो एयरक्राफ्ट भी होते थे, फाइटर जेट्स भी वो प्लास्टिक के डमी बना के रखते थे और एक पूरा बेस तैयार कर लेते थे। दुश्मन को ऐसा लगता था कि यहाँ पर एक मिलिट्री बेस है, इस रास्ते से नहीं जाना है, या फिर यहाँ पर उनके लिए थ्रेट है, और इससे वो अपनी स्थिति को और मजबूत दिखाते थे, जबकि वो होते नहीं थे। घोस्ट आर्मी यूएसए इस्तेमाल कर रहा है, इसकी जानकारी बहुत वर्ल्ड वार तो खत्म हो गया, सेकंड भी, उसके बाद तक किसी को थी नहीं कि इस प्रकार की आर्मी हुआ करती थी। इसमें एक थी 23rd हेडक्वार्टर स्पेशल ट्रूप्स, ये घोस्ट आर्मी की तरह वर्क करते थे जगह जगह पे जाके, और दूसरा था 3133 सिग्नल कंपनी स्पेशल, ये रेडियो कम्युनिकेशन करते थे, उल्टी पुल्टी बातें करते रहते थे डाइल्यूट करने के लिए कि अब हम यहाँ पे हमला कर देंगे, वहाँ से ट्रूप्स को मोबिलाइज करो, उधर हमला कर देते हैं। तो अब वहाँ पे दूसरे अपोजिशन जो दुश्मन होते थे वो सिग्नल्स को ट्रैक करते थे, तो उनको लगता था कि ये यूएस आर्मी आपस में बात कर रही है, जबकि ये तो फर्जी बातें किया करते थे, इनको जो बोला जाता था वही बोलते थे। तो ये भी घोस्ट आर्मी का पार्ट हुआ करते थे। घोस्ट आर्मी के बारे में लगभग 50 सालों तक किसी को जानकारी ही नहीं थी। 1944 में या सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान वॉर डिपार्टमेंट ने इसे बहुत एक्सटेंसिव फॉर्म में इस्तेमाल किया।
इनका स्ट्रेंज मिशन होता था, इन्हें बहुत क्विकली ट्रेन किया जाता था टेनेसी में और कई सारी जगहों पर डिप्लॉय कर दिया जाता था। यूएस आर्मी की तरह ये वर्क करते थे। फ्रांस, बेल्जियम, इंग्लैंड, लग्जमबर्ग, हॉलैंड और जर्मनी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कई सारे रिक्रूटी तो ड्रामा कंपनी से होते थे जिनको सोल्जर्स की एक्टिंग करनी होती थी। इस मिशन के बारे में डिक्लासिफाई किया गया कैप्टन फ्रेड फॉक्स के द्वारा 1996 में। तब लोगों को पता चला कि अच्छा, यूएसए ने इतना एक्सटेंसिव यूज किया था घोस्ट आर्मी का सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जो कि पुलिस फोर्सेस को मॉडर्नाइज करने वाली एक स्कीम के बारे में है। गवर्नमेंट ने प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप में एक अम्ब्रेला स्कीम को अप्रूव कर दिया है। मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्सेस के लिए ये स्कीम है जो अब 2021-22 से लेकर 25-26 तक के लिए अप्रूव कर दी गई है। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा 1969-70 से ही चलाई जा रही है, लेकिन पुलिस फोर्सेस अभी तक आई विल से ऑप्टिमम लेवल पे मॉडर्नाइज नहीं हो पाई है। तो इस स्कीम में कुछ दिक्कतें तो ज़रूर से हैं। इसके माध्यम से जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें डेफिशिएंसीज, कमियों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जाती है। स्टेट गवर्नमेंट में ऐसा देखा जाता है कि जब भी कोई बड़ी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आ जाती है तो पुलिस फोर्सेस उसे हैंडल नहीं कर पाते, उन्हें आर्मी या फिर सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस की मदद लेनी पड़ती है। सरकार नहीं चाहती कि ऐसी ज़रूरत पड़े। पुलिस फोर्सेस अपने आप में इतने मॉडर्नाइज और स्ट्रेंथफुल हों कि वो इन सिचुएशंस को हैंडल कर सकें और इन सेंट्रल फोर्सेस की आवश्यकता ना पड़े। फंडिंग पैटर्न में स्टेट्स को कैटेगरी ए और कैटेगरी बी में डिवाइड किया गया है। कैटेगरी ए में जो भी स्टेट्स आएंगे उनमें 90% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 10% राज्यों को अपना खर्च करना होगा। ऑल्दो जम्मू एंड कश्मीर अभी एक यूटी बन चुका है। इसके अलावा कैटेगरी बी स्टेट में जो भी स्टेट्स आते हैं वहाँ पे 60% खर्च सेंट्रल गवर्नमेंट वहन करेगी, जबकि 40% राज्यों को वहन करना होगा। इसके माध्यम से कई सारी चीज़ों पे फोकस किया जाता है, लाइक इंटरनल सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को पुलिस को दिया जाना, स्टेट्स को असिस्ट करना कि वो नार्कोटिक्स यानी कि ड्रग्स वगैरह को कंट्रोल कर सकें, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को और बेटर करना और फॉरेंसिक्स का जो डिपार्टमेंट है उसे स्ट्रेंथन करना ताकि इन्वेस्टिगेशन आसान बन जाए। इसके माध्यम से जो सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर्स हैं उन्हें फंड किया जाता है। जम्मू एंड कश्मीर जो यूटी है उसमें इंसर्जेंसी वाले जो रीजन है या ईस्टर्न स्टेट्स हैं LWE, वहाँ पर भी फंडिंग की जाती है ताकि फोर्सेस अच्छे से इन इश्यूज को टैकल कर सकें। आर्टिकल इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम प्रोजेक्ट के बारे में है। हाल ही में सरकार ने इसको अप्रूव कर दिया है 2022-23 से 25-26 के लिए। सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत चलेगी। इसके माध्यम से हम जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें आईटी सिस्टम को यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट कर देंगे। इसके 5 पिलर्स हैं। पहला है पुलिस, क्राइम और क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम बनाया जाएगा। फॉरेंसिक लैब के लिए ई फॉरेंसिक्स तैयार किया जाएगा। कोर्ट्स के लिए तैयार होगा आईटी सिस्टम ई कोर्ट। पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के लिए ई प्रोसिक्यूशन और प्रिजन के लिए ई प्रिजन। इंप्लीमेंट किया जाएगा इसे एनसीआरबी यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा, जहां पे मदद मिलेगी एनआईसी, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की। पहले फेज में इंडिविजुअल आईटी सिस्टम डेवलप करेंगे, जैसे पुलिस के लिए अलग, फॉरेंसिक्स के लिए अलग, कोर्ट, प्रोसिक्यूटर और प्रिजन के लिए अलग, और इन्हें धीमे धीमे स्टेबलाइज किया जाएगा। जब फेज 2 आएगा तो वन डेटा वन एंट्री सिस्टम आएगा। मतलब एक बार डेटा अगर ई फॉरेंसिक्स में फीड कर दिया गया तो ई कोर्ट में वो ऑटोमेटिक चला जाएगा। ऐसा नहीं है कि बार बार एक ही डेटा को 5 जगहों पे फीड करना पड़ेगा। तो एक ऑटोमेटिक ऑपरेबिलिटी यहां पे इंश्योर कर ली जाएगी। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल प्रेसिडेंट के फ्लीट रिव्यू के बारे में है। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद अभी पार्ट लेने वाले हैं इंडिया के 12th प्रेसिडेंशियल फ्लीट रिव्यू में। इसमें जैसे कि क्लियर है, फ्लीट रिव्यू होगा। जो भी हमारे पास नेवल शिप्स हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, जो कुछ भी अवेलेबल नेवल रिसोर्सेस हैं उनको रिव्यू करते हैं कि वो कैसे हैं, उनका स्टॉक क्या है, नेवी की कैपेबिलिटी क्या है। ये हर प्रेसिडेंट के टेन्योर में एक बार होता है, जो कि आर्म फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर भी होते हैं। प्रेसिडेंट को नेवल शिप्स दिखाए जाते हैं या उनका रिव्यू करवाया जाता है एक प्रेसिडेंट याच के माध्यम से, जो डेजिग्नेट किया जाता है उनके लिए। प्रेसिडेंट याच इस बार क्या रहा, इंडिजिनियसली बिल्ट नेवल ऑफशोर पेट्रोल वेसल INS सुमित्रा को प्रेसिडेंशियल याच बनाया गया। मतलब उनकी जो विजिट होगी वो INS सुमित्रा से होगी। यहां पर देखिए, उन्हें सभी नेवी शिप्स नहीं दिखाए जाते, बिकॉज वो पॉसिबल भी नहीं है ना, बहुत सारे हैं, अलग अलग जगह पर डिप्लॉयड है। अब इकट्ठा तो करेंगे नहीं उनको दिखाने के लिए, तो हर टाइप ऑफ शिप्स को उनको दिखाने की कोशिश की जाती है। एट द सेम टाइम उनकी कैपेबिलिटीज को बताया जाता है कि कौन सा कितना पावरफुल है। इसमें मर्चेंट शिप्स भी शामिल होते हैं। विशाखापट्टनम में जो भी अवेलेबल शिप्स हैं, जैसे 60 शिप्स और सबमरीन, 55 एयरक्राफ्ट, इन सभी को, और जो कोस्ट गार्ड हैं नेवी के, उन सभी के वहाँ पे शोकेस किए गए। जो अभी तक 11th प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू हो चुके हैं आज़ादी के बाद।
ये 12वां है जो रामनाथ कोविंद जी का है। सबसे पहला हुआ था 1953 में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने ये रिव्यू करी थी। उसके बाद 1964 में जो फ्लीट रिव्यू हुआ दूसरा वाला, उसमें प्रेसिडेंट नहीं गए, डिफेंस मिनिस्टर वाईवी चौहान गए, वाईवी चवन। 2001 से 16 के बीच में जो फ्लीट रिव्यू हुआ वो इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू था, जिस रिव्यू में अन्य देशों ने भी अपने जो भी शिप्स थे उनको भेजे। इंडिया भी दूसरे देशों के फ्लीट रिव्यू में शामिल होता है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, मलेशिया, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, यूके। तो वो लोग भी अपने फ्लीट्स भेजते हैं रिव्यू के टाइम पे कि आप हमारा भी देख लो, हमारा कैसा है, उसकी क्या कैपेबिलिटीज हैं। तो ये चलता है, काइंड ऑफ कर्टसी होती है, शिष्टता होती है, जिसके आधार पर ये किया जाता है। जो कि एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज के बारे में है। इंडियन एयरफोर्स और रॉयल एयरफोर्स ऑफ ओमान पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस बायलैटरल एक्सरसाइज में। नाम है ईस्टर्न ब्रिज 6। ये देखिए जो एयरफोर्स स्टेशन है जोधपुर में, वहां पर कंडक्ट होने वाला है। ओमान की लोकेशन आप मैप में यहाँ पे देख सकते हैं। ये है यूएई, यहाँ पर पाकिस्तान है, ये ईरान है, ये सऊदी अरेबिया और ये यमन, और यहाँ पर आपको ओमान दिख रहा होगा। यहाँ पर देखिए ये बायलैटरल एयर एक्सरसाइज है इंडिया और ओमान के बीच में, 2009 से ही होती रही है। सर्टेन गैप्स पर ये छठी एक्सरसाइज है जो होने वाली है। अपॉर्चुनिटी होती है यहाँ पर दोनों एयर फोर्सेस के बीच में कि वो अपनी कैपेबिलिटी और इंटर ऑपरेबिलिटी को बेटर कर सकते हैं। इंडिया और ओमान के बीच में कुछ और भी एक्सरसाइजेज होती हैं, जैसे कि नसीम अल बहर, ये बाइनियल नेवल एक्सरसाइज है इंडिया और ओमान के बीच में, तो ये नेवीज के बीच में होती है। और अल नगाह, ये बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है, तो ये मिलिट्री के बीच में होती है। नेक्स्ट आर्टिकल एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर के बारे में है। इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेट कर रहा है मल्टी नेशन एयर एक्सरसाइज, नाम है एक्स कोबरा वॉरियर 22। ये यूके के वेटिंगटन में हो रहा है। मल्टी नेशन मतलब इंडिया और यूके के अलावा भी कुछ देश शामिल होंगे। रॉयल एयरफोर्स जो यूके की है उसने ही इसे कंडक्ट किया है, वही से कंडक्ट करते हैं। ये एक एनुअल मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज है। मामला वही है, मैंने आपको 1000 दफा बताया, एक्सरसाइज में वही होता है कि एक दूसरे की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को बढ़ाओ और इंटर ऑपरेबिलिटी को बेटर करो। इसी उद्देश्य से ये सारी एक्सरसाइजेस की जाती हैं। इंडिया की साइड से इंडिजीनियस एलसीए लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, एलसीए का फुल फॉर्म होता है, तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेट कर रहा है और C-17 एयरक्राफ्ट ट्रांसपोर्ट सपोर्ट के लिए शामिल होगा। जो और देश शामिल हैं, जैसे कि हम कह रहे थे कि मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, तो भारत और यूके के अलावा स्वीडन, सऊदी अरेबिया और बल्गारिया भी इस एक्सरसाइज का हिस्सा हैं। इंडिया और यूके के बीच में जो एक्सरसाइज होती हैं उनके नाम, नेवी के बीच में जो होती है उसे कहते हैं एक्सरसाइज कोंकण, एयरफोर्स के बीच में एक्सरसाइज इंद्रधनुष और आर्मी के बीच में एक्सरसाइज अजय वॉरियर। आर्टिकल है वो बात करता है P-8I पेट्रोल एयरक्राफ्ट के बारे में। अब ये एयरक्राफ्ट के बारे में जो हमें पता होना चाहिए वो ये पता होना चाहिए कि इसका मैन्युफैक्चरर कौन है, पहली बात। दूसरा, ये किस ब्रांच द्वारा यूज़ की जाएगी, एयरफोर्स, आर्मी या नेवी, क्या करती है ये, और कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर जो बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट है। इसकी रेंज उतना हमें याद रखना ज़रूरी नहीं है, पर ये 4 चीज़ें पता होनी चाहिए। पहली बात कि कौन मैन्युफैक्चरर है, तो बोइंग इसको मैन्युफैक्चर कर रहा है, यानी ये कि अमेरिकन कंपनी है बोइंग, जो बड़े बड़े जहाज़ भी बनाती है, एयरक्राफ्ट्स उनके शिप्स हैं। दूसरा, ये एक लॉन्ग रेंज मैरीटाइम रिकॉनेसेंस एंड एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्राफ्ट है। मतलब समुद्र में अगर आपको सर्वेलेंस करना है, देखना है कि भाई कोई घुस न जाए आपके इलाके में या कहाँ क्या मूवमेंट हो रही है, अगर कोई सबमरीन दिख जाए तो उसको भी उड़ा दे वहीं से, वो ऐसा कोई एयरक्राफ्ट चाहिए तो वो है ये P-8I पेट्रोल एयरक्राफ्ट। नाम से क्लियर है, पेट्रोलिंग का काम करता है। बोइंग का एयरक्राफ्ट है, पेट्रोलिंग का काम करता है। इंडियन नेवी ने ऑब्वियसली इसको मंगवाया था। तो 2009 में, बहुत सालों पहले 2009 में एक एग्रीमेंट हुआ था इंडिया का यूएसए के साथ कि भाई, और बोइंग के साथ कि इंडिया ये खरीदेगा। उस टाइम इंडिया दुनिया का पहला इंटरनेशनल कस्टमर था जिसको उन्होंने ये ऑफर किया था। तो ये बड़े ही सफल एयरक्राफ्ट माने जाते हैं। तो नेवी को बड़ी आवश्यकता थी इसकी। लॉन्ग रेंज के हैं और 907 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक जा सकते हैं, 1200 नॉटिकल माइल्स कवर करते हैं, और $2 बिलियन की उस टाइम में डील थी, बहुत बड़ी डील थी। अब खास बात यह है कि अभी जब ये डिलीवर हो रहा है तो इसमें एक एडिशनल पॉइंट ये मिल रहा है कि इंडिया को इस बार ये जो मिलेगा, इससे पहले भी ये डिलीवर हो चुका है, 2009 के बाद से मिल रहे हैं अलग अलग बैचेस में। पहले इंडिया को जो इंडिया का नेवल एयर स्क्वाड्रन है उसके लिए रिक्वायर्ड था ये, तो एडिशनल 6 P-8I एयरक्राफ्ट 2021 में मिले हैं। इससे पहले भी डिलीवर हो चुके हैं। इस बार जो एयरक्राफ्ट मिल रहे हैं उनमें खास बात यह है कि वो इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन सिस्टम्स के साथ मिल रहे हैं। क्यों मिल रहे हैं भाई इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन सिस्टम के साथ? क्योंकि इंडिया ने कॉमकासा साइन कर रखा है। क्या है कॉमकासा, ये आपको पता होना चाहिए साथ में। पहली बात, इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन सिस्टम्स क्या होते हैं? इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन सिस्टम्स का मतलब होता है कि ये जो इंडिया को शिप्स मिलेंगे, अगर कभी भविष्य में लड़ाई हुई या कोई ज़रूरत हुई, कोई ऑपरेशन हुआ, तो
इंडिया यूएसए के साथ जो इन्फॉर्मेशन है शेयर कर सकता है इनक्रिप्टेड फॉर्म में, उसको कोई और व्यक्ति आकर हैक नहीं कर सकता या पढ़ नहीं सकता। अभी तक यूएसए उन्हीं देशों को ये सेवा प्रदान करती थी इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन सिस्टम का, जो उनके साथ उनके फाउंडेशन एग्रीमेंट जिन्होंने कॉमकासा साइन किया होता था। इंडिया ने यूएसए के साथ 4 फाउंडेशन एग्रीमेंट साइन किए हुए हैं। कौन कौन से? एक है GSOMIA, फिर BECA रिसेंटली साइन हुआ है, लेमोआ और कॉमकासा के अंतर्गत कम्युनिकेशन और सिक्योरिटी एग्रीमेंट हुआ है, जैसे ये कम्युनिकेशन सिस्टम्स बेच सकती है यूएसए जो बाकी लोगों को नहीं बेचती है वो। फिर लेमोआ के अंतर्गत क्या है? लॉजिस्टिक एक्सचेंज है कि एक दूसरे के लेट्स से नेवल बेसिस हैं तो वहाँ से जाकर अपना शिप को रिफ्यूल करना है वो कर सकते हैं, कुछ रिक्वायर्ड है तो वो भरवा सकते हैं इंडिया के बेसिस पे यूएस के बेसिस पे इंडिया। फिर एक BECA है जो बेसिक एक्सचेंज है, कॉपरेशन एग्रीमेंट है, रिक्वायरमेंट हुई तो वो कर सकते हैं। और एक जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इन्फॉर्मेशन कि अगर कोई मिलिट्री इन्फॉर्मेशन एग्रीमेंट हुआ कि भाई कहीं पर कोई खतरा है तो मिलिट्री एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन देगी कि भाई यहाँ पर बड़ी समस्या आ रही है, आपके लिए खतरा हो सकता है। चारों बेसिक एग्रीमेंट इंडिया ने यूएसए के साइन किए हुए हैं, इसीलिए ये अब जो एयरक्राफ्ट डिलीवर हो रहे हैं वो इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन सैटेलाइट के साथ आ रहे हैं। सवाल ऐसा यूपीएससी पूछ चुकी है कि भाई ये जो एग्रीमेंट है कौन सा कब साइन हुआ है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि पहले GSMOIA साइन हुआ, BECA बिल्कुल रिसेंटली साइन हुआ है। तो ये चारों चीजें आपको ये क्लैरिटी भी साथ में होनी चाहिए इस टॉपिक के साथ। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल एक्सरसाइज धामा गार्डियन के बारे में है। ये एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज धामा गार्डियन 2022। ये इंडिया और जापान के बीच में कंडक्ट की गई, जो कि कर्नाटका के बेलगाम में कंडक्ट करवाया गया। धामा गार्डियन एनुअल ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, इंडिया और जापान के बीच में 2018 से ही हो रही है। यहां पर एक इंपॉर्टेंट थीम होती है काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन। दोनों ही देशों में टेरर को हैंडल करने को लेकर यह कोऑर्डिनेशन देखा जाता है। जो एक्सरसाइज है इसमें इंटरवेंशन ड्रिल, रेड जो टेरर हाइड आउट्स होते हैं सेमी अर्बन टेरेन में, अनआर्म कॉम्बैट बिना हथियारों की लड़ाई, क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट, इसके प्रारूप के रूप में दोनों ही देश एक कोऑर्डिनेटेड ट्रेनिंग करते हैं, प्लान बनाते हैं और उसे एग्जीक्यूट करते हैं कि थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज किया जा सके। कुछ और भी एक्सरसाइज जो इंडिया और जापान के बीच में होती हैं, एयरफोर्स के बीच में जो होती है दैट इज शिन्यू मैत्री, जो कि इंडिया की एयरफोर्स और जापानीज एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच में होता है। जिमेक्स ये इंडिया और जापान की नेवी के बीच में, और सहयोग कैजिन ये बायलैटरल एक्सरसाइज है इंडियन कोस्ट गार्ड और जापान कोस्ट गार्ड के बीच में। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।